नमस्कार। देखिए, इस वीडियो में मैं आपको अर्थ प्रेशर थ्योरीज़ और रिटेनिंग वॉल से रिलेटेड 45 एमसीक्यूज़ कराऊंगा और सॉइल मैकेनिक्स के बाकी टॉपिक के एमसीक्यू देखने के लिए आप सॉइल मैकेनिक्स की प्लेलिस्ट को विज़िट कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ सॉइल मास इज़ नोन एज सरफेस फेलियर, कोलैप्स, स्लोप फेलियर या बेस फेलियर। इसको हम स्लोप फेलियर बोलते हैं। जैसे सॉइल का मास है तो वो अलग अलग पार्टिकल से मिलके बना होता है। अब इसको आप एक सॉइल का ढेर मान लीजिए। अब मूवमेंट की बात हो रही है तो मूवमेंट जो है वो एक सेगमेंट का होता है। जैसे मान लीजिए इतने सेगमेंट का मूवमेंट होगा, ये नीचे भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है, लेकिन होगा ये एक स्लोप में ही। जिस मिट्टी से ये जुड़ा हुआ है उसके साथ एक स्लोप बनेगा वहाँ पर, तो इसको हम शॉर्ट में स्लोप फेलियर भी बोलते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। कोफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर एट रेस्ट इज़ गिवन बाय, और म्यू इसमें पॉइजन्स रेशियो है जो ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए, इसका सही ऑप्शन ए है, म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू। आपको ये याद रखना है, ये कोफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर एट रेस्ट है। 3 तरह के कोफिशिएंट आते हैं इसमें, एक तो यही हो गया, दूसरा एक्टिव अर्थ प्रेशर है और तीसरा पैसिव है। उनकी बात आगे करेंगे, पर यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि पॉइजन्स रेशियो की टर्म में ये फॉर्मूला होता है म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू। एक छोटा सा डेरिवेशन होता है इसका, आप चाहें तो समझ सकते हैं इसे भी, पर ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से मेन फार्मूला इंपॉर्टेंट है। इसमें हम एक्सियल स्ट्रेन को लिखते हैं, उसको जीरो कंसीडर करते हैं और स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉड्यूलस से उसको एक्सपेंड भी करते हैं। फिर इसमें एक छोटा सा डायग्राम होता है, उसके थ्रू हम समझते हैं, 3D डायग्राम होता है इस तरह से। ठीक है, अभी इतने डिटेल में नहीं जाना है उस पर, लेकिन उसके आधार पे हम ये डिसाइड करते हैं कि एक्सियल स्ट्रेन वहाँ पे 0 है और सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई बराबर है, जो कि स्ट्रेस है वहाँ पे। तो उसी के आधार पे हम इसको आगे बढ़ाते हैं और यहाँ तक पहुँचते हैं, इसके ऊपर तक, इस लाइन के। और उसके बाद एक रिलेशन हमारे पास पहले से होता है जिसमें सिग्मा जेड और सिग्मा एक्स जो है एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं, तो वहाँ पे कोफिशिएंट आता है के। तो ये 2 आ गया, यानी ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, फिर इनको कंपेयर करते हैं और यहाँ से कोफिशिएंट मिलता है हमें म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू। ये इसका एक फार्मूला हुआ, और एक और फार्मूला इसका यूज़ होता है 1 माइनस साइन फाई। यानी अगर पॉइजन्स रेशियो की टर्म में पूछे तो ये फार्मूला हो जाएगा म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू, और अगर एंगल ऑफ शेयरिंग रेजिस्टेंस की टर्म में पूछे तो ये फार्मूला हो जाएगा 1 माइनस साइन फाई। मोर स्पेसिफिकली ये कोहेजन लेस सॉइल के लिए होता है, तो इस कॉन्टेक्स्ट में भी आपसे पूछा जा सकता है। दोनों फार्मूला ध्यान रखने हैं। फाई तो आप जानते ही हैं, फाई पहले डिस्कस हो चुका है। The pressure exerted by water on soil through which it percolates is called, through which it percolates। ठीक है, तो ये पानी से रिलेटेड चीज़ें हैं। सीपेज प्रेशर इसका सही आंसर है। एक्टिव पैसिव तो देखिए वैसे भी नहीं हो सकता, क्योंकि उनमें तो सॉयल के द्वारा प्रेशर लगता है या वॉल के द्वारा लगता है, और यहाँ पे वाटर के द्वारा बात हो रही है। तो सीपेज को हिंदी में वैसे भी रिसाव बोलते हैं, रिसाव पानी में ही होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। फॉर अ फ्लेक्सिबल फुटिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टैक्ट प्रेशर इज़ यूनिफॉर्म इन। अब देखिए, मैंने आपको पहले रिजिड फुटिंग के लिए बताया था, क्ले सॉयल और सैंड के लिए अलग अलग इनका डिस्ट्रीब्यूशन बताया था। ठीक है, लास्ट किसी वीडियो में बताया था, शायद शेयर स्ट्रेंथ वाली में बताया होगा या फिर फाउंडेशन वाली में बताया होगा, तो उसमें फ्लेक्सिबल फुटिंग का रह गया था। तो अब आप इस डायग्राम में देख लीजिए अच्छे से, ये तो वो डायग्राम है जो मैंने आपको पहले बता दिए थे। क्ले का इस तरह से होता है, किनारों पर मैक्सिमम, बीच में मिनिमम, और सैंड का इस तरह से होता है कि बीच में मैक्सिमम और किनारों पर 0। लेकिन ये होता था रिजिड फुटिंग में। ठीक है, और इनसे रिलेटेड मैंने आपको 3-4 क्वेश्चन करा दिए थे अलग अलग। अब फ्लेक्सिबल फुटिंग में क्या होता है कि चाहे ये कॉनकेव बने या कॉन्वेक्स बने, लेकिन ऑलमोस्ट ये सेम होती है इसकी इंटेंसिटी। आप देख सकते हैं जितना किनारों पे उतना ही लगभग बीच में भी है, दोनों में, चाहे सैंड हो या फिर क्ले हो। तो फ्लेक्सिबल में आपको ध्यान रखना है कि इसकी इंटेंसिटी ऑलमोस्ट सेम होती है और सभी सॉइल के लिए होती है। तो ऑल टाइप्स ऑफ सॉइल यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा। द अर्थ प्रेशर बिहाइंड अ ब्रिज अबटमेंट इज, तो ब्रिज के पीछे जो अर्थ प्रेशर होता है वो किस तरह का होता है।
एक्टिव, पैसिव या रेस्ट टाइप का, यही 3 तरह के होते हैं हमारे पास। तो उसके पीछे जो है वो रेस्ट वाला होता है, क्योंकि वहाँ पे सब कुछ स्टेबल होता है, ना तो वॉल मिट्टी को दूर फेंक रही होती है, ना मिट्टी वॉल पे प्रेशर लगा रही होती है, ठीक है, तो वो रेस्ट में माना जाता है। एन अनसपोर्टेड एक्सकेवेशन इज मेड टू द मैक्सिमम पॉसिबल डेप्थ इन अ क्ले सॉइल हैविंग, यूनिट वेट दिया हुआ है 18 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, सी दिया हुआ है यानी कोहेजन 100 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और एंगल ऑफ शेयरिंग रेजिस्टेंस दिया हुआ है हमें 30 डिग्री। द एक्टिव अर्थ प्रेशर अकॉर्डिंग टू रैंकाइंस थ्योरी एट द बेस लेवल ऑफ एक्सकेवेशन। तो देखिए बेस लेवल की बात कर रहा है, तो सबसे पहले तो आप फार्मूला समझ लीजिए कौन सा लगेगा। रैंकाइन थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारे पास 2 फार्मूला होते हैं, पैसिव अर्थ प्रेशर का और एक्टिव अर्थ प्रेशर का। यहाँ पर जो आपको हाईलाइटेड फार्मूला दिख रहा है वो एक्टिव अर्थ प्रेशर का है। पैसिव का कुछ अलग नहीं होता है, वो भी लगभग ऐसा ही है, उसमें बस जो यहाँ पर के ए है उसमें के पी आ जाता है दोनों जगहों पर, ठीक है, 2 जगहों पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, और साइन उसमें प्लस का आता है, यानी ये कोहेजन वाली टर्म उसमें ऐड होती है। खैर वो आगे ऐड हो रखा है फार्मूला, यहाँ पर तो जस्ट आपको बता रहा था मैं। तो यहाँ पर ये एक्टिव वाला फार्मूला यूज़ होगा। अब आप इसमें देख सकते हैं, एक तो इसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर है के ए, गामा हमें डायरेक्ट दे रखा है, एच सी इसमें हाइट होती है, उसका फार्मूला अलग से होता है, तो उसे हम कैलकुलेट करेंगे। सी डायरेक्ट दिया हुआ है, के ए तो हम निकालेंगे। खैर तो देखिए जो 3 चीज़ें हमें दे रखी हैं वो हैं गामा, सी और फाई। तो इनमें से जो फाई है उसकी मदद से हमें के ए मिल जाएगा। तो यहाँ से पहले तो आप फार्मूला देख लीजिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर का 1 माइनस साइन फाई डिवाइड बाई 1 प्लस साइन फाई। इस फार्मूले को मैंने आगे एलेबोरेट भी किया हुआ है, इसको और किस किस तरह से लिखा जा सकता है वो आपको आगे देखने को मिल जाएगा, और वो आपको मालूम होना चाहिए। फिलहाल साइन 30 रखेंगे, सॉल्व करेंगे, 1/3 आएगा, और फिर इसी के ए की मदद से पहले हम एच सी भी निकालेंगे। एच सी यहाँ पे हाइट होती है, जिसका फार्मूला 4c डिवाइड बाई गामा रूट के ए होता है, ठीक है। ये सारी वैल्यूज़ पुट करने के बाद ये हमें 38.5 मीटर मिल जाएगा। ये एच सी की जगह यहाँ पर जेड भी आता है कई बार, पर क्योंकि इस सवाल में बेस लेवल पे बोला गया है तो हम पूरी हाइट लेते हैं। असल में ये एक छोटा सा डेरिवेशन है जिसमें हम एच सी हाइट निकालते हैं। अब वो हाइट जो है वो 2 छोटी छोटी हाइट को मिलकर बनती है, तो उसका डायग्राम आगे मैंने लगा रखा है, वहाँ पे आपको दिखा दूंगा। फिलहाल आप ये समझिए कि जो हाइट है इसका फार्मूला ये यूज़ होगा, और ये जो फार्मूला है ये 2 इंटू जेड सी से मिलकर बना हुआ है। तो यानी इसमें जेड सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2c अपॉन गामा रूट के ए, और आगे तो आपको देखने को मिल ही जाएगा। तो वापस सवाल पे आते हैं। यहाँ पर जो 3 चीज़ें हमें दे रखी थी इनकी मदद से हमने के ए और एच सी निकाल दिया, और उसके बाद डायरेक्ट उन चीज़ों को अप्लाई कर दिया फॉर्मूले में। तो सॉल्व करके आ गया 115 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। यूनिट बदलने की ज़रूरत नहीं है, सब अपनी सही यूनिट में है यहाँ पर, तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। इफ़ द एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ अ सॉयल इज़ 30, कोफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर विल बी। अब देखिए लास्ट सवाल थोड़ा टाइम टेकिंग था, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो आएगा नहीं, जेई लेवल का नहीं है, बिल्कुल है, पर उसके साथ साथ ऐसे सवाल भी आ जाते हैं। अब उसी सवाल में एक छोटा सा पार्ट था, ये जो ये पूरा सवाल बना हुआ है ये पिछले सवाल का एक छोटा सा पार्ट था। 30 डिग्री के लिए कोफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर हमने देख ही लिया है, 1/3 आता है, ठीक है। तो इन सवालों में फिर टाइम बच जाता है, तो चीज़ें बैलेंस हो जाती हैं। द ग्राफिकल मैथड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ अर्थ प्रेशर इज़। तो देखिए ये रेवंस मेथड होता है, बल्कि इसे बोला ही रेवंस ग्राफिकल मेथड जाता है, ठीक है। While designing the retaining wall, the maximum pressure at the base slab shall not exceed dash of the soil। तो ये बोला जाता है कि ये सेफ बेयरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। रिटेनिंग वॉल का केस है ये, ठीक है। कहाँ की बात कर रहा है, बेस लेवल की, बेस में जो प्रेशर आएगा। द अर्थ प्रेशर ऑफ अ सॉइल एट रेस्ट इज़ प्रोपोर्शनल टू। अब यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला दे दिया गया है हमें, जो एंगल ऑफ शेयरिंग रेजिस्टेंस से रिलेटेड है, फाई से, यहाँ पर थीटा लिखा हुआ है बस, तो 1 माइनस साइन थीटा हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। पहले बताया जा चुका है आपको। द एंगल ऑफ रिपोज ऑफ अ सॉयल इज़ द मैक्सिमम एंगल विच द आउटर फेस ऑफ द सॉयल मास मेक्स। किसके साथ मेक करता है, किसके साथ बनाता है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, परपेंडिकुलर या कोई नहीं। सही आंसर है हॉरिजॉन्टल। देखिए ये सॉयल मास है,
इसका जो बाहरी सतह है वो ये वाला है या फिर ये वाला है, तो ये किसके साथ एंगल बनाता है, जिसे हम एंगल ऑफ रिपोज कह देते हैं, तो वो बनाता है हॉरिजॉन्टल के साथ। ये हॉरिजॉन्टली कहलाएगा, इसके साथ बनाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा कि हॉरिजॉन्टल के साथ बनता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एक्सप्रेशन फॉर द पैसिव अर्थ प्रेशर। अब ये सवाल आप ज़रा थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, इसमें आपको मैं एक्टिव और पैसिव के दोनों फार्मूला बता दूंगा, बल्कि 3 बन जाते हैं कभी कभी। देखिए यहाँ पर सबसे टॉप में कोफिशिएंट ऑफ पैसिव अर्थ प्रेशर का फॉर्मूला लिखा हुआ है। जैसे अभी हमने देखा था एक्टिव में क्या था, 1 माइनस साइन फाई डिवाइड बाई 1 प्लस साइन फाई, और उसी का रेसिप्रोकल होता है पैसिव, तो इसमें हो जाएगा 1 प्लस साइन फाई डिवाइड बाई 1 माइनस साइन फाई। इसी फॉर्मूला को, अब ये जो चीज़ है ये आपको ऑप्शन में नहीं दिखेगी इस बार ऑप्शन में tan वाली टर्म दिखेगी आपको। तो इस चीज़ को इसमें बदलने के लिए हम बेसिक ट्रिग्नोमेट्री यूज़ कर लेते हैं। तो खैर ये ट्रिग्नोमेट्री आप देख सकते हैं, शॉर्ट में मैं बता देता हूँ। साइन 2 थीटा का एक फॉर्मूला है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसको हम अप्लाई करेंगे, साइन फाई की जगह इसको रख देंगे। अब अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं तो ये समझाने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से। तो ये सब आएगा यहाँ पे, इसको सॉल्व करके ये होल स्क्वायर बनेगा a प्लस बी टू द होल स्क्वायर, और फिर इसको इस तरह से लिखेंगे। तो यहाँ पे अगेन इस वाली टर्म को आप फिर से देख लीजिए, ये जो लाइन है यहाँ पे, इसको अगेन हम, इसमें ये फॉर्मूला अप्लाई होगा tan वाला, ठीक है। tan x प्लस वाई से इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, जिसमें tan 45 की जगह पे 1 हो जा रहा है, तो इसको हम फाइनली ऐसा लिख सकते हैं tan स्क्वायर 45 प्लस 5/2, ठीक है। तो 2 फार्मूला आपको ध्यान जो रखने हैं वो ये हैं, टॉप वाला और ये tan वाला, ठीक है। कहाँ से आया, अगर आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो कोई बात नहीं। अच्छा, अब इसके अलावा अब आप कंक्लूज़न पे आ जाइए। हमने अभी पैसिव की बात करी, पैसिव में ये फार्मूला था, इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है बिल्कुल। अब tan और cot में आपस में भी एक रिलेशन होता है 90 वाला, 10th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं हम। तो जब हम इस जगह पे 90 माइनस थीटा करेंगे, थीटा क्या है, ये जो बॉक्स के अंदर बना हुआ है, तो 90 माइनस थीटा करने पे 90 में से जब 45 जाएगा तो 45 तो बच ही जाएगा, पर ये वाली टर्म नेगेटिव पहुंच जाएगी अपने आप ही, आप करके भी देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर हम 3 तरह से इसको लिख सकते हैं, जो ये पैसिव अर्थ प्रेशर का फॉर्मूला है। नॉर्मल साइन वाली वो हो गई, उसको tan में भी बदल सकते हैं, और tan को वो cot में भी दे सकता है, ठीक है। और इसी तरह से जो एक्टिव का है, उसमें क्योंकि ऊपर माइनस होता है नीचे प्लस होता है, तो उसमें जो tan वाला निकल के आता है वो 45 माइनस 5/2 निकल के आता है, और फिर उसमें cot वाली टर्म अपने आप प्लस में चली जाती है। तो ध्यान आपको तीनों रखने हैं, दोनों में, ठीक है। पर समझ के रखेंगे तो ज़्यादा लोड नहीं आएगा। ऐसा नहीं डालना है दिमाग में कि 6 फार्मूला मुझे याद करने हैं, नहीं, समझना है इनको। हाँ, ऐसा याद रख सकते हैं कि जिसमें ऊपर प्लस है उसमें tan वाली टर्म भी प्लस में आ रही है, ये इस साइन की बात हो रही है। यहाँ ऊपर माइनस है तो इसमें भी tan माइनस में आ रहा है, cot में तो फिर बदलेगा ही वो। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा पैसिव का, अगर एक्टिव का होता तो ऑप्शन सी सही होता। फिर व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट फॉर द सॉइल हैविंग एन इंटरनल एंगल ऑफ फ्रिक्शन ऑफ 30 डिग्री। सेम क्वेश्चन, जिसका आंसर 1/3 था, अभी वो क्या कर दिया उसने, फ्रैक्शन में ना देके उसको सॉल्व करके दे दिया है डेसिमल में, तो 0.333 हो जाएगा, ठीक। रैंकाइन्स थ्योरी ऑफ अर्थ प्रेशर अज्यूम्स दैट द बैक ऑफ द वॉल इज। 2 तरह की थ्योरी है हमारे पास, रैंकाइन थ्योरी और कूलम थ्योरी। दोनों एक दूसरे से कुछ हद तक रिलेटेड हैं, फिर एक दूसरे का अपोज भी करती हैं कुछ चीज़ों में। इस वाली पॉइंट में तो अपोज करती हैं। रैंकाइन थ्योरी ने माना है कि जो रिटेनिंग वॉल है वो एक तो वर्टिकल है, सीधी है, मतलब इंक्लाइन नहीं है, और दूसरा वो स्मूथ है, यानी उसमें फ्रिक्शन नहीं है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। जबकि कूलम ने क्या माना है कि वो उसमें फ्रिक्शन है, वो स्मूथ नहीं है वॉल, ठीक है। शैलो पिट्स शुड बी प्रोवाइडेड विद लेटरल सपोर्ट व्हेन द डेप्थ एक्सीड्स। तो ये सीधा याद करने वाली चीज़ है। शैलो पिट्स क्या हैं कि जब हम गड्ढा खोद रहे हैं कहीं पर फाउंडेशन के लिए, तो कितने मीटर के बाद हमें वहाँ पे लेटरल सपोर्ट देना पड़ेगा। अब कॉमन सेंस वाली बात है, देखिए ज़मीन थी, आपने यहाँ पर एक गड्ढा खोदा, अब ये वाली जो जगह है, ये वाली, यहाँ से मिट्टी झड़ सकती है नीचे, कुछ नुकसान हो सकता है, तो यहाँ पे सपोर्ट कब दिया जाना चाहिए, तो वो है जब आप 3 मीटर से ज़्यादा नीचे जाएंगे। अप टू 3 मीटर तक ये अलाउ है, तब तक आप ना करें कुछ तो चल जाएगा, लेकिन उसके बाद हमें देना होगा, ये रूल है वहाँ पे, गाइडलाइन जो होती है हमारे पास। तो 3 मीटर के बाद हमें यहाँ पे लेटरल सपोर्ट देना होता है।
फॉर फ्रिक्शनल ग्रेनुलर सॉइल द एक्टिव अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट इज, अब एक्टिव का मैंने आपको बता दिया था 1 माइनस साइन फाइव डिवाइड बाई 1 प्लस साइन फाइव। द इफेक्ट ऑफ कोहेजन ऑन अ सॉइल इज reduce both active and passive earth pressure intensities, increase both, reduce active but increase passive, या फिर increase active और reduce passive। क्या मतलब हुआ इसका कि कोहेजन जो है कैपिटल सी से जिसे हम दिखाते हैं उसका क्या फ़र्क पड़ता है इनकी इंटेंसिटीज़ पे। इंटेंसिटीज़ से क्या मतलब है, वही पी ए और पी पी, यानी एक्टिव अर्थ प्रेशर और पैसिव अर्थ प्रेशर। यहाँ पे कोफिशिएंट की बात नहीं हो रही, यहाँ पे प्रेशर की बात हो रही है डायरेक्ट, ठीक है, जिसका फॉर्मूला आपको शुरू में बताया भी था। तो ये मैंने आपको कहा था वहाँ पे कि दोनों फार्मूला में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, पैसिव वाले में वो टर्म जो है वो ऐड हो जाती है, और बाकी वो तो जाहिर सी बात है उसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्टिव वाला लेते हैं, इसमें कोफिशिएंट ऑफ पैसिव वाला ले लेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि कोहेजन का क्या फ़र्क पड़ रहा है, सी में क्या हो रहा है, सॉरी पी ए में क्या हो रहा है, सी वाली टर्म घट रही है, तो अगर सी बढ़ेगा या सी होगा भी वहाँ पे तो वो कम करेगा उसकी वैल्यू, और जबकि पैसिव में क्या होगा, उसको बढ़ाएगा, ठीक है। तो यही कह रहा है वो कि कोहेजन की वजह से, कोहेजन का यही इफेक्ट है कि एक्टिव वाला रिड्यूस करता है अपनी इंटेंसिटी क्योंकि माइनस होता है उसमें, पैसिव वाला इंक्रीज करता है। द एंगल ऑफ फेलियर प्लेन विद द मेजर प्रिंसिपल प्लेन इज गिवन बाय, मोहर सर्कल से समझते हैं हम इन चीज़ों को, तो मेजर में आपको ध्यान रखना है हमेशा 45 प्लस 5/2 निकल के आता है, यहीं पे अगर माइनर दे देता तो 45 माइनस 5/2 हो जाता, तो ये ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। एक्टिव अर्थ प्रेशर ऑफ अ सॉइल इज डिफाइंड एज द लेटरल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द सॉइल व्हेन, अच्छा एक्टिव में क्या होता है, अब ये वही सवाल आ गया बेसिक वाला। तो एक्टिव में क्या होता है कि जो वॉल होती है वो दूर खिसकती है, किससे, सॉइल से, जिसको यहाँ पे बैकफिल बोला जा रहा है, ये बैकफिल, ठीक है। ये वॉल पहले यहाँ थी, यहाँ सॉइल मास था रखा हुआ, अब सॉइल मास ने इस वॉल पे प्रेशर लगाया, तो उस प्रेशर की वजह से ये वॉल खिसकी है थोड़ा, ये इसकी फाइनल पोजीशन बन गई है, इधर मिट्टी आ गई है, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा एक्टिव के लिए। पैसिव में उल्टा होता है, फिर पैसिव में वॉल धकेलती है, पैसिव के लिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा फिर, जिसमें वॉल मूव करेगी सॉइल को, ठीक। कोफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर एट रेस्ट इज बोथ लेस देन एक्टिव एंड इनएक्टिव, more than active but less than inactive, both more than active and नॉन एक्टिव, और क्या है, लेस देन एक्टिव। कुल मिला के आपसे ये कह रहा है कि ये जो तीनों तरह के प्रेशर हैं इनमें से कौन, ये जो रेस्ट वाला है ये किससे बड़ा होगा किससे छोटा होगा, ठीक है। तो देखिए रेस्ट वाला आता है बीच में, एक्टिव वाला कम आता है और पैसिव वाला ज़्यादा आता है, तो क्या सही हो जाएगा यहाँ पर कि एक्टिव वाले से ये ज़्यादा होगा, ऑप्शन बी सही लग रहा है, हाँ जी, और पैसिव वाले से कम होगा, पैसिव को इनएक्टिव लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, सिंपल है। और यही सवाल आपसे सीक्वेंस की फॉर्म में भी पूछा जाता है, तीनों प्रेशर दे देगा, बोलेगा सही सीक्वेंस लिखो, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर पूछ लेगा, ठीक है, आगे है सवाल उसका। तो ये वीडियो आपको शेयर करना है व्हाट्सएप में, इससे मेरे काम को सपोर्ट मिलेगा। द रैंकाइन्स थ्योरी फॉर एक्टिव अर्थ प्रेशर इज़ बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट, क्या क्या अजम्पशन होते हैं उसमें, द रिटेन्ड मटेरियल इज़ होमोजीनियस एंड कोहेजन लेस, बिल्कुल होता है कि जो सॉयल है वो होमोजीनियस है और कोहेजन लेस है और ड्राई भी है, ये तीनों चीज़ें मान ली जाती हैं पहले ही। द फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस बिटवीन द रिटेनिंग वॉल एंड द रिटेन्ड मटेरियल इज़ नेग्लेक्टेड, जी हाँ, जो रेजिस्टेंस है वो नेग्लेक्ट माना जाता है, यानी वॉल को स्मूथ मान लिया जाता है। और द फेलियर ऑफ द रिटेन्ड मटेरियल टेक्स प्लेस अलॉन्ग अ प्लेन कॉल्ड रप्चर प्लेन, यानी जो फेलियर हम अज्यूम करते हैं जिस लाइन पे या जिस प्लेन पे इमेजनरी होता है उसको हम रप्चर प्लेन कहते हैं, ये भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ऑप्शन यहाँ पे सारे सही हैं, एक आध असम्पशन और हैं इसके, वो भी आगे देखने को मिल जाएंगे। द इंटेंसिटी ऑफ पैसिव अर्थ प्रेशर at a depth of 10 meter in a dry cohesionless sand with an angle of internal friction of 30 degree and submerged unit weight of 21.81 kilonewton per meter cube. If the water table is at ground level will be, तो अच्छा will be मतलब वो उसका पूछ रहा है जो हमें यहाँ पे ये प्रेशर पूछा हुआ है, पैसिव अर्थ प्रेशर, कुछ नहीं है, फॉर्मूला यूज़ करना है। और एक यह क्वेश्चन और भी आसान हो जाता है क्योंकि कोहेजन लेस है, सैंड की बात कर रहा है, तो सी वाली टर्म उसमें हट जाती है, ठीक है, जो फार्मूला आपको अभी दिखाया था, ये फार्मूला दिखाया था, लेकिन इसमें सी वाली टर्म हट जाएगी क्योंकि यहाँ पे कोहेजन लेस सॉइल की बात कर रहा है। बचेगा यहाँ पे के पी, गामा और जेड। के पी हम निकाल लेंगे साइन 30 की मदद से,
3 आ जाएगा ये जब इसको सॉल्व करेंगे। पैसिव में 3 आता है, एक्टिव में 1/3 आ जाता है 30 डिग्री के केस में। और गामा डायरेक्ट दे रखा है, जेड इसमें डेप्थ दे रखी है डायरेक्ट, ठीक है 10 मीटर। तो बस इसको सॉल्व करके आंसर अपने आप ही हमें किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में मिल जाएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। यहाँ थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है, किलो न्यूटन होना चाहिए क्योंकि सारी वैल्यूज़ उसी में हैं। और अगर हम इसको बदलते भी हैं न्यूटन में तो ऐसा कुछ ऑप्शन दिख नहीं रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो जाहिर सी बात है ये किलो न्यूटन में ही होना चाहिए। ऑप्शन बी सही होगा। द मिनिमम अलाउएबल फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट स्लाइडिंग फॉर अ कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल इज़, तो ये लिया जाता है 1.4 के लगभग, जिसको यहाँ पे 1.5 लिख दिया गया है या उसको सही मान लिया जाएगा, ठीक है। इतना कम से कम लिया जाना चाहिए, ये मिनिमम है फैक्टर ऑफ सेफ्टी। द पॉइजन्स रेशियो ऑफ अ सॉइल सैंपल 1 and 2 are μ1 and μ2 respectively, and the coefficient of earth pressure at rest for the soil sample 1 and 2 are K1 and K2 respectively। अगर μ1 अपॉन μ2 दे रखा है 1.5 और 1 माइनस μ1 अपॉन 1 माइनस μ2 ये दे रखा है 0.875, तो हमें K1 अपॉन K2 बताना है। बस आपको वो फॉर्मूला आना चाहिए जो आपको शुरू में बताया था। टॉप में तो वो 2 चीज़ें आपको दिख रही हैं जो दे रखी हैं, उसके बाद ये आपसे पूछा हुआ है K1 अपॉन K2। अब ये एक्चुअली अर्थ प्रेशर है रेस्ट वाला, उनका रेशियो बोला गया है। तो K1 के लिए क्या हो जाएगा μ1 अपॉन 1 माइनस μ1 और K2 के लिए μ2 अपॉन 1 माइनस μ2। इसी चीज़ को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होता है कि μ1 अपॉन μ2 में तो आप डायरेक्ट 1.5 लिख लेंगे, पर जो अगली टर्म है वो रेसिप्रोकल फॉर्म में आ रही है। हमें तो ये दे रखा है और यहाँ पर आ रहा है ये वाला, आप देख सकते हैं उल्टा हो रहा है। तो बस यहाँ पे क्या करना है, डायरेक्ट मत रख देना, 0.875 पलट के रखना है यहाँ पे डिवाइड में। फिर यहाँ पे डिवाइड कर देंगे इसको 1500 को 875 से, तो ये निकल के आ जाएगा 1.7। आगे भी आएगा, डेसिमल के बाद 4 पॉइंट तक है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। द मिनिमम प्रेशर एक्सर्टेड बाय द सॉइल ऑन द रिटेनिंग वॉल इज नोन एज, मिनिमम प्रेशर एक्सर्टेड बाय द सॉइल ऑन द रिटेनिंग वॉल, सॉइल के द्वारा रिटेनिंग वॉल पे। तो एक्टिव वाला होता है जब सॉइल वॉल पे लगाती है प्रेशर, अभी आपको समझाया था। ड्यू टू एक्सेसिव प्रेशर ऑफ द रिटेन्ड सॉइल द रिटेनिंग वॉल विल टेंड टू मूव। अगर हम इस पे प्रेशर लगाएंगे रिटेन्ड सॉइल पे, एक्सेसिव प्रेशर ऑफ द रिटेन्ड सॉइल, सॉइल का जो प्रेशर होगा वॉल पे, तो वॉल किधर मूव करेगी, तो वॉल दूर जाएगी ना उससे। अगर सॉइल वॉल पे प्रेशर लगाएगी तो वॉल ही दूर जाएगी, अगर वॉल लगाएगी तो सॉइल दूर जाएगी, सिंपल। अर्थ प्रेशर एट रेस्ट इज़ कैलकुलेटेड यूजिंग, कौन सी चीज़ से यूज करते हैं, कौन सी थ्योरी लगाते हैं, तो इसका सही आंसर डी है, थ्योरी ऑफ इलास्टिसिटी। वही हम यूज़ करते हैं वहाँ पे, यंग्स मॉड्यूलस वगैरह, ठीक है। द एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन फाई फॉर कोहेसिव सॉइल इज इक्वल टू, तो 0 डिग्री होता है, ऑप्शन मिट गया है यहाँ पे। बी ऑप्शन में 90 डिग्री मान लीजिए आप। कोहेसिव सॉइल के लिए फाई कितना होता है 0। ये सब आपको शेयर स्ट्रेंथ में बहुत अच्छे से बताया जा चुका है, किसमें 0 क्या होता है, सैंड, क्ले, फाई, सी वगैरह वगैरह, ठीक है। द इंक्रीज इन कोफिशिएंट ऑफ पैसिव अर्थ प्रेशर इज अकम्पेन्ड बाय इंक्रीज इन विच ऑफ द फॉलोइंग, किससे बढ़ेगा कोफिशिएंट ऑफ पैसिव अर्थ प्रेशर, किस चीज़ पे डिपेंड करता है, फाई तो होता है उसमें सिर्फ एक, ठीक है, एंगल ऑफ शेयरिंग रेजिस्टेंस, तो ऑप्शन ए सही होगा। बाकी आप देख भी सकते हैं एग्जांपल के तौर पे, ये मेन फार्मूला है, इसमें अगर हम फाई की वैल्यू 30 रखेंगे तो ये 3 आता है, 60 रख के देख लेना, सॉल्व करके 13.8 मिल जाएगा, ठीक है। सॉल्यूशन मैंने पूरा नहीं लिखा हुआ है, कर रखा है पूरा पर दिखाया नहीं है, मकसद है बस आपको ये समझाना, एंगल के साथ वो बढ़ता है यहीं पे। अच्छा यहीं पे क्या, अगला सवाल यही है, अगर एक्टिव की बात करेगा तो फिर ये क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। एज एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन इंक्रीजेस कोफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर, तो ये कम होता है क्योंकि इसमें ऊपर 1 माइनस साइन फाई है, ठीक है, 1 माइनस साइन फाई है इसमें ऊपर, तो और नीचे प्लस है। अब आप खुद सोचिए एंगल बढ़ेगा अगर तो साइन की वैल्यू बढ़ेगी, अब 1 में से बड़ी वैल्यू घटाओगे तो कम आएगा, ऊपर वाली वैल्यू कम हो रही है नीचे वाली बढ़ रही है तो ओवरऑल वैल्यू कम होगी, सिंपल मैथमेटिक्स है। जैसे पैसिव में ओवरऑल वैल्यू बढ़ रही थी एंगल बढ़ने से, एंगल तो बढ़ा ही रहे हैं वहाँ भी और यहाँ भी, पर वहाँ ओवरऑल वैल्यू बढ़ रही थी, यहाँ पे कम होगी। ऑप्शन बी सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग अजम्पशन इज रॉन्गली स्टेट इन रिगार्ड टू रैंकाइन्स थ्योरी ऑफ अर्थ प्रेशर, तो कौन सा गलत है, वॉल बैक ऑफ द वॉल इज़ नॉट स्मूथ, ये पहला ही गलत हो गया यहाँ पर, क्योंकि स्मूथ
क्या बोला गया था वहाँ पे कि बॉल स्मूथ है, वर्टिकल है और स्मूथ है, तो पहला ही गलत है। बाकी पढ़ सकते हैं आप बाकियों को भी, लेकिन ये गलत हो जाएगा, तो यही ऑप्शन सही होगा। रैंकाइन्स थ्योरी ऑफ लेटरल अर्थ प्रेशर वाज इनिशियली एप्लीकेबल ओनली टू यूनिफॉर्म इन से रिलेटेड है, ठीक है। यूनिफॉर्म ड्राई सॉयल, यूनिफॉर्म कोहेसिव सॉयल, तो किस तरह की सॉइल के लिए था, तो ये था कोहेजन लेस सॉइल के लिए। स्टेटमेंट पढ़ लीजिए आप। ओरिजिनली जो था ये कोहेजन लेस सॉइल के लिए था, पर बाद में इसको कोहेसिव सॉयल और सबमर्ज्ड सॉयल इनके लिए एक्सटेंड भी किया गया था, यानी इनके लिए भी एप्लीकेबल हो गया था बाद में, पर इनिशियली इसके लिए था। ऑप्शन डी। ए बटरेस इन अ वॉल इज इंटेंडेड टू प्रोवाइड, क्यों दिया जाता है, तो देखिए बटरेस जो है ये एक किस्म का सपोर्ट होता है, लेटरल सपोर्ट, पर किस पे, वॉल पे, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। और ये रहा एक छोटा सा डायग्राम, ये बटरेस का ही काम कर रहा है यहाँ पे, ये लेटरल सपोर्ट है ना इस पे, ये इस दीवार पे, ठीक है। आगे भी देख सकते हैं कि यहाँ पे भी है, तो इसे बटरेस कहते हैं हम। अलग अलग शेप में हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हमेशा इसी शेप में होगा, पर जनरली ऐसे ही देखने को मिलते हैं। तो ये वॉल पे लेटरल सपोर्ट होता है। इन अ 6 मीटर हाई रिटेनिंग वॉल retains dry sand of unit weight 18 kilonewton per cubic meter, and if the coefficient of at rest earth pressure is 0.5, then the lateral earth pressure at a depth of 6 meter will be। अब कुछ नहीं है, आपको डेटा दे रखा है, एक तो रिटेनिंग वॉल की हाइट है, पर यहाँ पे फॉर्मूला थोड़ा अलग होगा, तो पहले देख लेते हैं। देखिए अर्थ प्रेशर में हम क्या करते हैं, जब हम शुरुआत ही करते हैं पढ़ने की, तो उसमें देखते हैं हम कि ये पीएच जो है वो पीबी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रेशर की बात हो रही है। अब ये जो हम इसको कोफिशिएंट हटाते हैं तो यहाँ से के निकल के आता है, तो पी एच बराबर के इंटू पी वी हो जाएगा, और ये जो पी वी है इसको हम थोड़ा एक्सटेंड करके गामा इंटू एच भी लिख लेते हैं, यूनिट वेट इंटू हाइट। तो बस यूनिट वेट आपको सवाल में दिया हुआ है 18, हाइट भी दे रखी है 6 मीटर, और कोफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर एट रेस्ट वो भी दिया हुआ है 0.5। ये केस ही रेस्ट वाला है, ठीक है। जैसे एक डेरिवेशन आपको बताया था ना अभी, सिग्मा एक्स वाला, म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू, वो भी रेस्ट का था, ये भी रेस्ट वाला ही है। तो यहाँ पे पीएच को सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 54 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। क्लासिक अर्थ प्रेशर थ्योरी इज रेफर्ड टू बाय, तो अर्थ प्रेशर थ्योरी जो है वो कूलम और रैंकाइन दोनों के द्वारा दी गई थी, तो इसलिए ए और बी ना होके ऑप्शन डी होगा यहाँ पे। द रेशियो ऑफ हॉरिजॉन्टल इफेक्टिव स्ट्रेस सिग्मा एच टू द वर्टिकल इफेक्टिव स्ट्रेस सिग्मा वी इज टर्म्ड एज, वहाँ पे हमने प्रेशर की टर्म में देखा, यहाँ पे स्ट्रेस है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है वो लेटरल अर्थ प्रेशर ही, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। द कोफिशिएंट ऑफ पैसिव एंड एक्टिव अर्थ प्रेशर फॉर अ लूज सैंड हैविंग एन इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ 30 डिग्री इज, क्या क्या होगा, पैसिव का पहले बोला है, एक्टिव का बाद में बोला है। 30 डिग्री में आपको मालूम है पैसिव का 3 हो जाता है, एक्टिव का 1/3 हो जाता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और फिर बताना है कौन कौन से इनमें से सही है। तो कूलॉम्स अर्थ प्रेशर थ्योरी डज नॉट टेक द रफनेस ऑफ वॉल इनटू कंसीडरेशन, क्या कूलॉम थ्योरी में ऐसा होता है वो कंसीडरेशन में नहीं लेता है उसकी रफनेस को, जी नहीं, रफनेस को लेता है, फ्रिक्शन को कंसीडर करता है कूलॉम थ्योरी, रैंकाइन थ्योरी नहीं करता है, तो पहला स्टेटमेंट गलत है। अब देखिए यहाँ पर आप एलिमिनेशन से कर सकते हैं इस सवाल को, क्योंकि पहला स्टेटमेंट गलत है। अब पहला गलत है तो ऑप्शन ए, बी और डी तो नहीं हो सकते, क्योंकि इनमें 1 को करेक्ट माना गया है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। बाकी आप पढ़ भी सकते हैं, एक्टिव अर्थ प्रेशर ऑन अ रिटेनिंग वॉल डिक्रीजेज ड्यू टू इंक्रीज इन वॉल फ्रिक्शन, वॉल फ्रिक्शन की वजह से क्या ये बढ़ता है, क्या ये घटता है, तो हाँ ऐसा होता है इसमें। रैंकाइन थ्योरी ऑफ अर्थ प्रेशर अज्यूम दैट बैक ऑफ वॉल इज़ वर्टिकल एंड स्मूथ, ऐसा भी है, बताया जा चुका है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। एन अनसपोर्टेड वर्टिकल कट में बी मेड इन कोहेसिव सॉइल ऑफ हाइट ऑफ, अब देखिए ये वो छोटा सा डेरिवेशन था जिसमें पहले आपको मैं ये बता देता हूँ, वो पिक्चर यहाँ पे है नहीं, तो ये जो फार्मूला है ये एक्चुअली एक छोटे से पिक्चर से निकल के आता है, और यहाँ पर यही फार्मूला आपसे पूछा गया है, लेकिन वहाँ पे के की वैल्यू रख दी गई है, यही हाइट आपसे पूछी गई है। ये कौन सी हाइट है जो आपको शुरू में देखने को मिली होगी, सबसे पहला न्यूमेरिकल किया था हमने इस वीडियो में। अब यहाँ पे के की कौन सी वैल्यू रखेंगे, 10 स्क्वायर वाली, ठीक है, और फिर इसको हम वापस उसमें बदल देंगे, तो स्क्वायर की वजह से रूट हटेगा, पहले तो 10 ऊपर जाएगा तो कॉट होगा, और फिर ये ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा नहीं, अगर ये होता तो ठीक था,
क्योंकि वहाँ पे 10 की फॉर्म में मिल रहा है, तो 10 की फॉर्म में बदल लेंगे इसको 90 वाला फार्मूला लगा के, तो ये हो जाएगा 45 + 5/2। ठीक है, ऑप्शन आपको थोड़ा पेचीदा लग सकता है यहाँ पे, पर क्वेश्चन पेपर में जब आप इनको देखेंगे तो ऐसा नहीं है, ये प्रॉपर फॉर्म में लिखा हुआ आएगा। जैसे ये जो सही ऑप्शन है अगर उसी को लिखूँ तो 4c/γ और आगे इस तरह से मल्टीप्लाई में 10 वाली टर्म आपको देखने को मिलेगी। तो वहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होगा कि 10 कहाँ पे है, ऊपर है या नीचे है, वहाँ पे दिख जाएगा क्लियरली। ठीक है, वो तो यहाँ पे दिख रहा है इस वजह से। चलिए, कूलॉम्स थ्योरी ऑफ अर्थ प्रेशर इज़ बेस्ड ऑन, किस पे बेस्ड है? तो ये वेज थ्योरी है, इसको वेज थ्योरी बोला जाता है, उसी पे बेस्ड है। ठीक है, वीडियो लाइक कर दीजिए आप इसको अभी। इफ़ द कोफिशिएंट ऑफ पैसिव अर्थ प्रेशर इज़ 4 देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर? तो अभी तक हम देखते आए हैं कि ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो 1/4 हो जाएगा इसका सही आंसर, क्योंकि वो 4 है। इफ़ द रिटेनिंग वॉल मूव्स अवे फ्रॉम द बैकफिल इट इज़ नोन एज, तो कौन सी हो गई? अब वॉल ही मूव कर रही है तो एक्टिव स्टेट कंडीशन है। अब देखिए जो भी 2-3 सवाल थे ना, इनमें सभी में मैंने एक्टिव की बात की। कभी वॉल मूव, कभी इस तरह से सवाल आ गया, कभी किसी और तरह से आ गया, आंसर उसका एक्टिव ही निकल के आ रहा था। तो इससे क्या हो गया, आपके मन में क्लियर थॉट आ गया कि जब वॉल दूर जाएगी तो वो एक्टिव वाला केस है, और जब एक ये चीज़ क्लियर हो गई तो पैसिव वाला तो अपने आप ही क्लियर हो जाएगा कि उसमें सॉइल दूर जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही होगा। रैंकाइन्स थ्योरी ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर अज्यूम्स, क्या अज्यूम करती है? सॉयल मास इज होमोजीनियस, ड्राई एंड कोहेजनलेस। जी हाँ, ये सही है। ग्राउंड सरफेस इन अ प्लेन विच मे बी हॉरिजॉन्टल, हाँ ग्राउंड सरफेस उसमें हॉरिजॉन्टल माना गया है, जबकि कूलॉम थ्योरी में इंक्लाइन माना गया है। और बैक ऑफ द वॉल इज़ वर्टिकल एंड स्मूथ, ये तो हो ही गया है, तो सारे ऑप्शन सही लिखे हुए हैं यहाँ पर। For a sand having an internal friction of 30 degree, the ratio of active to passive lateral earth pressure will be। 30 डिग्री पे तो बहुत सवाल बनते हैं, तो हम जानते हैं एक्टिव का होता है 1/3, पैसिव का होता है 3, तो इन दोनों का रेशियो बोला गया है। एक्टिव का 1/3, पैसिव का 3, इनका रेशियो 3 × 3 हो जाएगा ना, तो 1/9 हो जाएगा ये। ठीक है, सवाल आसान है लेकिन इसमें गलती हो जाती है बच्चों से, क्योंकि बाकी ऑप्शन काफ़ी रिलेटेड होते हैं। अगर ज़रा सी गलती कर दी, यहाँ पे बेसिक मैथमेटिक्स है, कई बार बच्चा इसको ऊपर ले जा लेता है तो वो 1 ले आएगा आंसर। ठीक है, कई बार वो करी उल्टा देगा, ऊपर 3 लिख लेगा, नीचे 1/3 लिख लेगा, तब वो 9 ले आएगा आंसर। ठीक है, तो ऐसा इससे बचना है, ध्यान से देखना है। एक्टिव टू पैसिव बोला गया है, तो 1/9 इसका सही आंसर होगा। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द गिवन पैरामीटर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर, तो मैंने बोला था आपको ऐसा सवाल देखने को मिलेगा। तो जो रेस्ट वाला है वो मीडियम में आता है, सबसे कम एक्टिव का होता है, फिर रेस्ट वाला और फिर पैसिव वाला। लेकिन यहाँ पे डिसेंडिंग है तो सबसे ज़्यादा वाला पहले आएगा, तो पैसिव पहले होगा, रेस्ट वाला तो बीच में रहेगा और एक्टिव सबसे बाद में। तो ऑप्शन सी सही होगा। इसको आप करके भी देख सकते हैं, जैसे एक्टिव और पैसिव के तो मैंने आपको बता ही दिए, 1 - sin φ 1 + sin वाले दोनों फार्मूला, और उसका भी बताया था 1 - sin φ वाला डायरेक्ट रेस्ट वाले का। तीनों में आप कोई एक एंगल लेके देख लेना, जैसे 30 डिग्री लेके देख लो। ठीक है, तो वहाँ से क्लियर हो जाएगा। लेकिन क्या देखना, देखिए एक्टिव में 1/3 आता है सबसे कम, पैसिव में 3 आता है, एक्टिव में 1/3, पैसिव में 3, और रेस्ट का ये फार्मूला रहा यहाँ पे। sin 30 क्या होता है 1/2, 1 - 1/2 क्या होगा 1/2। तो ये हो गया ना सबसे बड़ा, ये मीडियम और ये सबसे छोटा। इस तरह से एग्जाम्पल से भी देख सकते हैं। चलिए, ये थे आपके 45 MCQs। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको इसको आगे शेयर करना है अब आप अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, और अगर कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट करके लिख सकते हैं उसको। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।